अपनी बात में आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर। वह विषय है हिंदू समाज के जाति भेद का। जाति भेद आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। यह बीमारी एक से दूसरे को लगती जा रही है। मतलब एक समुदाय के देखा देखी अन्य असंगठित समुदाय भी आज संगठित होकर अपने अपने अलग चूल्हे जलाने लगे हैं। संगठित होना अच्छी बात है, किंतु सकारात्मक भाव से। आज संगठित होने के पीछे नकारात्मक भाव होता है। हर कोई संगठित हो रहा है अन्य को नीचा दिखाने के लिए, केवल अपना ही श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए। इससे वैमनस्य और आपसी भेदभाव बढ़ रहा है। यंत्रणा द्वारा दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि यह जाति भेद तो हिंदू में सदियों से रहा है। अरसे से इस विषय की समाज पर हैमरिंग की जा रही है। झूठे प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। बताया जाता है हिंदू में किस हद तक जाति भेद रहा है, कैसे जातियों के नाम पर भारत में सदियों से अत्याचार होते रहे हैं, कैसे तथाकथित सवर्णों ने अपने श्रेष्ठत्व के बूते तथाकथित पिछड़ों पर अत्याचार किए, वगैरह वगैरह। इन कथित अत्याचारों का कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं दिया जाता, जिससे यह सिद्ध हो सके कि हां, सच में भारत में जातियों के नाम पर अत्याचार हुआ करते थे। सब एक षड्यंत्र के तहत फैलाई गई कई सुनी बातें, और जो कुछ छुटपुट प्रमाण दिए भी जाते हैं वे सारे वेल प्लान्ड हैं, यानी अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा निर्माण किए गए। अंग्रेज भारत में 3 बी लेकर आए थे। एक बी फॉर बेनेट यानी तराजू अर्थात व्यापार, दूसरा बी बाइबल का अर्थात धर्म प्रचार, और तीसरा बी है ब्रांडी का अर्थात शराब, या यूं कहे कि घटिया नशा। अपने इन 3 बी को साध्य करने के लिए अंग्रेजों ने नियमों, कानूनों और षड्यंत्रों का सहारा लिया। फूट डालो और राज करो, यह अंग्रेजों की रणनीति थी, हम सभी जानते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के पूर्व भारतीय समाज ज्ञान प्रधान था, अतः 1811 में अंग्रेजों ने कर्नल बोर्डन के नेतृत्व में एक ट्रस्ट बनाई। इसी ट्रस्ट के द्वारा षड्यंत्र रच के भारत के ज्ञान भंडार में सेंध लगाई गई। हमने यहां अंग्रेजों के पूर्व भारतीय समाज के ज्ञान प्रदान होने की बात कही है। इस पर अनेक लोग चौंक सकते हैं, क्योंकि हमें यही बताया जाता रहा है कि अंग्रेजों के पूर्व भारत में तो अज्ञान था, अंधविश्वास था, जातीय विद्वेष था, शोषण था। ये निराधार बातें अंग्रेजों ने अपनी उसी फूट डालो और राज करो वाली रणनीति के अंतर्गत फैलाई है। बल्कि सच्चाई इन बातों के ठीक विपरीत थी। यह दर्शाने वाले सैकड़ों नहीं हजारों दस्तावेज आज इंग्लैंड में भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ तो लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में से थोड़े बहुत प्रयास करने पर किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं। विषय पर आते हैं। 1811 में स्थापन हुई इस ट्रस्ट ने साम दाम दंड द्वारा तत्कालीन भारत में उपलब्ध समस्त प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ और चौपड़ियां इकट्ठा करके लंदन भेजी। वहां अपने संस्कृत के विद्वान फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर तथा उसकी टीम द्वारा इन ग्रंथों के मूल साहित्य से छेड़खानी की गई। इनमें आपत्तिजनक वर्णन घुसेड़े गए। अर्थ का अनर्थ करके इन ग्रंथों को फिर से लिखा गया। ग्रंथों की मूल प्रतियों को संरक्षित रखकर विकृत किए गए ग्रंथों की हजारों प्रतियां छपवाकर भारत की ब्रिटिश लाइब्रेरियों तथा सरकारी स्कूलों कॉलेजों में भेजी गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर अपने उद्देश्य पूर्ति का बेस बना लिया। इसी बेस के माध्यम से आगे अंग्रेजों ने अपने अंकित कुछ हिंदू शासकों द्वारा अनेक राज्यों में कुछ ऐसे नियम लागू कराए जिससे भविष्य में यह सिद्ध हो सके कि वास्तव में जाति भेद, पिछड़ों का शोषण, शिक्षा में भेदभाव और अत्याचार जैसी चीजें भारतीय समुदाय में हुआ करती थी। यही कुटिल नियम, कानून और मानसिकता धीरे धीरे समाज में रचने बसने लगे, और जो बातें अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में घुसेड़ी थी उन्होंने वास्तविक रूप लेना शुरू कर दिया। कर्नल बोर्डन की ट्रस्ट द्वारा प्राचीन भारतीय ग्रंथों को विकृत करने के षड्यंत्र की सत्यता इसी बात से सिद्ध होती है कि आज किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ की मूल प्रति भारत में न होकर जर्मनी में पाई जाती है। धर्म भारत की आत्मा रहा है और मठ मंदिर भारत के ज्ञान के स्रोत हुआ करते थे। अतः अनेकों पंडित, पुजारियों तथा सामाजिक लीडरों को खरीदकर
अंग्रेजों ने मठ मंदिरों और सामाजिक संगठनों द्वारा ग्रंथों में घुसेड़ी कुरापती बातें समाज में सफलतापूर्वक फैला दी। अब बारी थी इस जाति भेद को कागजी रूप देने की। पीछे हमने देखा कि ब्रिटिश सत्ता का भारत में आने का एक प्रमुख उद्देश्य धर्म प्रचार भी था। इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए एक ब्रिटिश यंत्रणा काफी जोर से लगी हुई थी। अपने प्रयासों की सफलता जांचने के लिए ब्रिटिश हर 10 वर्षों में एक बार जनगणना कराते थे, जिससे उन्हें पता चलता था कि धर्मांतरण के कार्य में उन्हें कितनी सफलता मिली है। शुरुआती ब्रिटिश जनगणना के दस्तावेजों में 4 कॉलम हुआ करते थे। एक होता था ईसाइयों का कॉलम, एक मुस्लिमों का कॉलम और एक कॉलम होता था हिंदुओं का। चौथा कॉलम होता था अन्यों का। 1910 की जनगणना से अंग्रेजों ने इन कॉलम की संख्या में बदलाव किया। इन 4 कॉलमों में से ईसाई, मुस्लिम और अन्य के कॉलम को कायम रखा गया। जो हिंदू का कॉलम था उसे हटा दिया गया। उसकी जगह विभिन्न जातियों के अनेक स्वतंत्र कॉलम बना दिए गए। इस प्रकार बड़ी ही चालाकी से सरकारी कागजों पर भी हिंदुओं को बांटकर जाति भेद को और पक्का कर दिया गया। जनगणना का लगभग वही पैटर्न आज भी चल रहा है। आज भी सरकारें हिंदुओं को इन्हीं कॉलम्स के चश्मे से देखती है। फिर बातें भले ही हिंदुत्व की और समरसता की होती हो,